जय हिंद दोस्तों। तो हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे इंटरनेशनल ट्रेड का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हिस्ट्री इकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके साथ फर्स्ट वीडियो आज अपलोड होगा। और साथ ही साथ आपके लिए करंट अफेयर्स जो आई दृष्टि का घटना चक्र करंट अफेयर्स है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं एंड 2 या 3 वीडियोस उसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। सो अभी बहुत सारी चीज़ें पैरेलली स्टार्ट कर दी गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठाइए, अवेल कीजिए। जहाँ तक जिन लोगों को भी ज़रूरत है वहाँ तक उसको पहुँचाइए, ठीक है। सो देयर इज़ नथिंग, नो कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड। आपके हाथ में फ़ोन है और आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको अवेल कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। इंडिया स्पेंड्स द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ विच आइटम। तो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज किस पर खर्च करता है इंडिया? आप आउट ऑफ दीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, आर्मामेंट्स या पावर हाउस मशीनरी। तो इनमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे खर्च होता है। अब हम देख लें अगर अभी का, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 21-22, इंडिया लार्जेस्ट अमाउंट जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करता है। लास्ट ईयर 2020-21, लास्ट ईयर मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो इंपोर्ट वैल्यू था पेट्रोलियम का, ऑयल लुब्रिकेंट्स का, वो $82 82,684 मिलियन था। एंड इंडिया का जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का 2020-21 में, वो 21% था ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स। तो जितना भी इम्पोर्ट इंडिया करता है उसमें से 21% POL का होता है, वाइल इम्पोर्ट ऑफ POL अकाउंटेड फॉर अबाउट 27.5, ठीक है। सो 1920 का तो हम लेटेस्ट डेटा ही देखेंगे। इसका जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से इंडिया लार्जेस्ट अमाउंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में खर्च कर रहा है। और बाकी देखिए, जो हम करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें जो भी डेटाज आ रहे हैं इस तरीके के, जो आप अभी इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं या फॉरेस्ट से रिलेटेड इकोलॉजी के डेटा हैं, तो वो सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि वही डेटा से अब आप PYQs देख ही रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो वो डेटाज आप अपने साथ रखिए। अगर आपको वहाँ से याद करने में प्रॉब्लम है, बार बार जाने में, तो आप अपनी एक नोटबुक अपने साथ रखिए और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं इकोनॉमिक्स के, इकोलॉजी के, अलग अलग सेक्शन वाइज आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि जितनी बार उनको रिवाइज़ करेंगे या फिर उनको मैप पे कहीं भी आप उसको मार्क कर लीजिए कि किस किस का इम्पोर्ट कितना है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप उसको मार्क कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी हम डील करेंगे तो वहाँ रहेगा ही, बट अभी जितना करंट अफेयर्स में आ रहा है उसको आप मार्क वहाँ पे अपना एक हैंडबुक, एक नोटबुक बना सकते हैं जहाँ पे आप इसको मार्क करके रखें, अगर आप उसका मल्टीपल रिविजन्स में नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और मल्टीपल रिविजन्स रहेंगे तो फिर वैसे ही याद हो जाना है। सो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ इंडियन इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एट प्रेजेंट। अब ये 2004 का क्वेश्चन है, तो उसमें पेट्रोल और अभी भी देखें तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इन द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर। तो ये रहा है पेट्रोलियम एंड एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम एंड एडिबल ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द गिवन ऑप्शंस, सॉरी इसी में अगर हम देखें अमंग द गिवन ऑप्शन, पेट्रोलियम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम रहा है इन द टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22, परसेंटेज शेयर ऑफ दीज आइटम्स इन टोटल इम्पोर्ट्स ये कितना है? तो केमिकल का जो परसेंटेज शेयर है वो 7.8 है, फर्टिलाइजर्स 1.9, पेट्रोलियम का देखिए 25.6%, ठीक है। परसेंटेज शेयर इन इम्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं अप्रैल से सितंबर तक की वैल्यू 21-22 की। लेटेस्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हम देखेंगे, बट उस समय 25.6 है। एडिबल ऑयल्स का 3.2 है और आयरन एंड स्टील का 2 है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का, उसके बाद केमिकल्स का, देन कम्स द एडिबल ऑयल्स। ऑन द फोर्थ नंबर इट इज़ आयरन एंड स्टील एंड फिफ्थ इज़ फर्टिलाइजर्स। ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स आर। टू लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स, तो कैपिटल गुड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये 2 लार्जेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट्स हैं। और ये 95 का क्वेश्चन है। देखिए अगेन अगर हम देखें अभी 21-22 के एस्टिमेट, तो फ्यूल का है 30%, ठीक है।
फ्यूल का आ जाता है 30%, पेट्रोलियम ऑयल एंड लिब्रिकेंट्स 25.6%, मेजर चंक तो यही हो रहा है हमारा 325, 55% के आसपास। देन कोल इज़ 4.4, कैपिटल गुड्स 9.7। तो अब इसमें ऑप्शन में जो दिए थे वो कैपिटल और पेट्रोलियम साथ में दिए थे, पेट्रोलियम और फ्यूल साथ में दिए होते तो 55% तो यही कंट्रीब्यूट कर रहा है। फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स 4.6, फर्टिलाइजर्स 1.9, केमिकल 7.8, पर्ल्स प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स 5.4, गोल्ड एंड सिल्वर 9। तो देखिए गोल्ड एंड सिल्वर का भी एक अच्छा चंक इसमें इंपोर्ट्स में आता है। हालांकि इनको बेसिक कमोडिटीज़ में नहीं बोल सकते, बट फिर भी देखिए क्योंकि फ्यूल तो यूज़ हो रहा है, फ्यूल से सारी चीज़ें रन हो रही हैं, पेट्रोलियम ऑयल और लिब्रिकेंट से हो रही हैं, एडिबल ऑयल्स कर रहा है। बट गोल्ड एंड सिल्वर जो बेसिक चीज़ों में नहीं आ रहा है वो भी 9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड 2020 में भी ये 9% था, 2019-20 में ये गिरा था, 6.5 चला गया था, फिर से दोबारा से 6.5, उसके बाद 9 एंड देन अगेन 9। इस साल भी मतलब 2021-22 में भी 9% था। Currently, which of the following commodity category has the maximum share in India's imports? Currently, which of the following commodity category has the maximum share in India's import? So इसका आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब ये भी 2013 का क्वेश्चन है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। फिर है इन द ईयर 2004-2005 फॉलोइंग ग्रुप्स हैड इम्पोर्टेंट शेयर इन इंडियाज़ इम्पोर्ट्स। इंडिया के इम्पोर्ट में किस किस ग्रुप का इम्पोर्टेंट शेयर देखने को मिला है? तो फ्यूल, कैपिटल गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, केमिकल्स। तो इसमें अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, अरेंज द फोर साइड आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटे में आपको जाना है यूँ इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज शेयर एंड चूज़ द आंसर। तो अगर हम देखिए फ्यूल का सबसे ज़्यादा था, हमने देखा था 30% था फ्यूल, 30%, ठीक है। और इसके हिसाब से भी अगर देखें तो कैपिटल गुड्स का था हमारे पास 9.7, ऑलराइट। देन गोल्ड एंड सिल्वर 9 था, केमिकल था 7.8, ठीक है। तो अगर अभी जो किस 22 की जो वैल्यू इन्होंने दी है 30, देन कैपिटल गुड्स हो जाएगा आपका, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया 9, कैपिटल गुड्स था 9.7 एंड केमिकल 7.8। तो फिर यही वैल्यू बन रही है 1 2 3 4, ठीक है। सो ए वुड बी द आंसर। Consider the following statements. India's import of crude and petroleum products during the year 2001 to 2001-2 accounted for about 27% of total imports. तो इंडिया का जो इम्पोर्ट था क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल का वो 27% था 2001-2 में। ड्यूरिंग द ईयर 2001 and 2001-2 India's export has increased by 10% एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट था क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ड्यूरिंग 2001-2 ये 27.2 था ऑफ द इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट्स। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट वॉज नेगेटिव -1.6% इन 2001-2। हैंस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 21-22 शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन टोटल इंपोर्ट्स, तो ये घटा था उस समय 2001-2 में 27.2 था। अभी जो शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था वो 21% है। 1920 एंड 21-22 में इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुआ था 5.1 और 6.9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये अभी का डेटा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स इम्पोर्टेड बाय इंडिया। अब देखिए ये जो भी वैल्यूज़ है ना आपको इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सब में मिल जाएंगी, तो वहाँ हम देखेंगे ही इनको। अभी अगर आप देखें तो इनका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज आइटम्स एज पर द 94-95 फिगर्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब 94-95 फिगर्स का हमें अभी तो मतलब है नहीं, हम अभी देखेंगे रीसेंट, और रीसेंट में भी इसमें 2021 दिया गया है। सो वी विल सी द रीसेंट सर्वे जो दिया है 2023-24 वाला, उसको हम चेक करेंगे, ठीक। वहाँ पे हम देखेंगे, बिकॉज बिना मतलब का डेटा अगर हम अपने दिमाग में भर लेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन स्टेट क्रिएट कर सकता है।
बिगेस्ट LNG सप्लायर टू इंडिया, ये कतर था 2011 में. अगर अभी की कोई वैल्यू हो तो देख लेते हैं एक बार. According to the data released by US Information in May 2020, India has been the world's fourth largest importer of liquefied natural gas since 2011. ठीक है. The term West Texas Intermediate, sometimes found in the news, refer to a grade of West Texas Intermediate. ये जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है क्रूड ऑयल के लिए. West Texas Intermediate. It refers to a grade of crude oil. It is a specific grade of crude oil and one of the three major oil benchmarks trading along with Brent and Dubai crude. तो हम जब क्रूड ऑयल के लिए कुछ बेंचमार्क्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, उसके बाद है आपका दुबई क्रूड ऑयल. द पेंसिल विच आई एम यूजिंग, ये ना थोड़ा देर में रिस्पॉन्ड करती है. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट, मैं लिखने के बाद ये जैसे हॉरर फिल्म्स में बाद में छपता है ना, वैसे इसमें हो रहा है. द थर्ड इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI. तो ये जो है ये इंटरमीडिएट हैं, ये ग्रेड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं पेट्रोल क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल के लिए. सो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी क्रूड ऑयल का ही ग्रेड है. ऑलराइट, अब देखते हैं गुड्स इम्पोर्टेड एट हल्दिया पोर्ट. गुड्स इम्पोर्टेड एट हल्दिया पोर्ट इज़, तो पोर्ट ऑफ हल्दिया जो है वो वेस्ट बंगाल में है, यू ऑल नो. मेन गुड्स जो इम्पोर्ट होते हैं हल्दिया पोर्ट पर वो होते हैं फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, शुगर, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, कोकिंग कोल, पेट्रोलियम, मेटलर्जिकल कोक, सोडा ऐश, आयरन एंड स्टील, लाइमस्टोन, मशीनरी, स्क्रैप, वेजिटेबल, जनरल कार्गोज. तो ये सब यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं. अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से जो गुड्स हैं वो इम्पोर्ट होते हैं. तो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हो रहे हैं, हैवी मशीनरी भी हो रही है, स्टील भी हो रहा है, ठीक है. फ़िश के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट वेस्ट बंगाल पोर्ट है, होना चाहिए. तो ये सब ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे हैं, इसलिए इसमें आंसर जो है वो स्टार दिया हुआ है. अब ये क्वेश्चन है UPPCS 1992 का. मे भी किसी वजह से पोर्ट ऑफ हल्दिया न्यूज़ में रहा हो, बिकॉज एट अ सडन पोर्ट ऑफ हल्दिया से क्या गुड्स इम्पोर्ट होता है ये पूछना, आई डोंट थिंक सो. अभी जैसे कि कोई पोर्ट न्यूज़ में रहा हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ली जा सकती है. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बिगिनस विद, इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगिनस विद. ओके, सो इम्पोर्ट प्रोसीजर की जो पूरा एक प्रोसीजर होता है वो शुरू किससे होता है? इंडेंट, मेड्स रिसीट, मरीन इंश्योरेंस, शिपिंग बिल. तो देखिए जो आफ्टर द इनिशियल फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती हैं और इम्पोर्टर को नेसेसरी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है इम्पोर्ट के लिए थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो नेक्स्ट स्टेप होता है इम्पोर्ट में वो होता है, नेक्स्ट स्टेप इज़ द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज़ दैट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि नेसेसरी अमाउंट आपको फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आपको मिल गया थ्रू इम्पोर्ट से, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह मिल गया. अब होगा कि आप ऑर्डर प्लेस करोगे. ये जो ऑर्डर होता है इसको बोलते हैं इंडेंट, एंड इम्पोर्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है. ठीक है, बाकी भी इनको बता देना चाहिए था उसके बाद क्या होता है. एनीवेज, तो फर्स्ट होता है इंडेंट. इंडेंट का मतलब होता है प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर, मतलब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अभी. अ लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोड्यूस कौन करता है? ठीक है, तो हमने ये देखा कि लेटर ऑफ क्रेडिट ये है, तो इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? इसको इम्पोर्टर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, या तो इसको करेगा इम्पोर्टर प्रोड्यूस करेगा. लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ रिटन अंडरटेकिंग बाय द इम्पोर्टर्स बैंक. लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरीके का रिटन अंडरटेकिंग है. किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इम्पोर्टर्स बैंक, जो इम्पोर्ट कर रहा है वहाँ से बैंक से रिलीज़ होता है, और उस बैंक को बोलते हैं इशूइंग बैंक. किसके बिहाफ पे हो रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, द इम्पोर्टर और द एप्लीकेंट, विच इज़ प्रॉमिसिंग टू इफेक्ट पेमेंट इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर. जो एक्सपोर्टर को पेमेंट देगा up to a stated sum of money within a prescribed time limit and against the stipulated documents. After the trading parties agree on a sale of goods, the importer requests that
तो जब ट्रेडिंग पार्टीज़ अग्री हो जाती हैं कि भाई ये उनका पूरा करिकुलम हो गया कि भाई इतने इतने अमाउंट पे हम देने वाले हैं जो भी है, तो जो इम्पोर्टर है वो रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को कि अब आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो इम्पोर्टर जो है, जो इम्पोर्ट कर रहा है, जो सामान ले रहा है, आयात कर रहा है, वो इशू करेगा लेटर ऑफ इम्पोर्ट, क्योंकि जो आयात कर रहा है वो पैसा देगा। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो इम्पोर्टर के द्वारा होता है। What is the following? Which of the following items had the largest share in India's export in the year 2004-5? Which of the following items had the largest share in India's export in the year 2004-5? तो ये है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, कौन सा जो आइटम, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैड द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट? तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की बात कर रहे हैं। अब हम देखें, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 21-22, तो इसमें भी लार्जेस्ट शेयर जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ही है, और ये हो रही है लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें लार्जेस्ट शेयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो डिपिक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट बिटवीन 92, 93, 94, 95। अब देखिए इतना पुराना है, आप बस ये देख लीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, और इसके साथ फिर हम डील नहीं करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि एक टेबल दी हुई है जो कि इन शो कर रही है द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो 2 साल का ये फाइनेंशियल ईयर का ये कॉम्पोजिशन को शो कर रहा है। द चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ दिस ट्रेंड इज़, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो चेंजिंग कॉम्पोजिशन एक्सपोर्ट ट्रेड का, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियन इकोनॉमी का। अब अगर आपको याद हो तो ये वो टाइम है 1991 का, जब हमने मार्केट को ओपन किया था। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि जो चेंजिंग कॉम्पोजिशन एक्सपोर्ट रेट का, इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बेस्ट इंडिकेटर इसका क्या होगा? रिलेटिव शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके हिसाब से ये हमें देखना है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है 3 साल की, इस हिसाब से देखना है। तो इसमें आंसर है इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन इम्पोर्ट्स। अब हमने मार्केट जब ओपन किया था तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो शेयर था वो बढ़ा था उस टाइम पे। तो ये दर्शा रहा है ये टेबल कि 75.5 था, फिर 75.6 हुआ, और फिर अगले ही साल और ज़्यादा इंप्रूव होकर 78 हो गया। तो ये मार्केट शेयर जो था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ये शो कर रहा है। नेक्स्ट, तो ये जो इंक्रीज़ है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट में, ये शो कर रहा है कि इकोनॉमी जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, बिकॉज बिगनिंग स्टेज जो था डेवलपमेंट का ऑफ एन इकोनॉमी, वो जनरली एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को हम बाहर से ले रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ और क्या हुआ कि हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लायक बन पाए। तो पहले तो हम बाहर से ही ले रहे थे। तो ये इंडिकेटिव है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। Which of the following commodities has highest export from India in 2017? Engineering goods. हाईएस्ट एक्सपोर्ट इंडिया से 2017 में हुआ था इंजीनियरिंग गुड्स का। 2020-21 में हाईएस्ट हुआ था, ओके, एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इनमें भी डिफरेंसेस रहते हैं कभी कभी। ठीक है, 2020-21 में भी जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं वही ज़्यादा रहे हैं। हालांकि 2019-20 में 78,000 समथिंग था और 2020-21 में 76,000 था। ठीक है, तो हम अभी लेटेस्ट ही देखेंगे, इसको भी छोड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर हैज़ बीन। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात हो रही है तो इंजीनियरिंग गुड्स ही चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ इज़ एक्सपोर्टेड मैक्सिमम फ्रॉम इंडिया। मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है वो भी इंजीनियरिंग गुड है। द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ। लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट अर्निंग का वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है जेम्स एंड ज्वेलरीज से। ओके, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट अर्निंग्स, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स हो रही हैं उसका लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है जेम्स और ज्वेलरी को। आउट ऑफ दीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, जेम्स ज्वेलरी, इनमें से जेम्स ज्वेलरी को जा रहा है। सो जेम्स ज्वेलरी का है 11.5। ठीक है,
ऑल राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डेटा के हिसाब से. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? Which of the following groups constitute the largest item of export from India? Engineering goods and tea and gems and jewelry, ready-made garments and sugar, ready-made garments and gems and jewelry. So as per the question period, ready-made garments and gems and jewelry constituted the largest amount of export from India. For the latest data, see the explanation above. Okay. तो इनमें से जो लार्जेस्ट था वो रेडीमेड गारमेंट्स और जेम्स ज्वेलरी मिला के कर रहे हैं. रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो 4.9 दे रहे हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी 11.5. ठीक है. बाकी अगर हम देखें तो रेडीमेड गारमेंट एंड शुगर का इसमें नहीं मैंशनड है. टी एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, tea is also not mentioned, I think. Yes. Engineering goods and tea, engineering goods भी mention नहीं है. तो फिर क्या देखना है अब explanation से. चलिए, anyways, which of the following constitutes the single largest export item from India? Single largest export item from India है gems and jewelry. Largest percentage share in India's export trade is, so it is again gems and jewelry. देखिए confuse नहीं होएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ इज़ एक्सपोर्टेड मैक्सिमम फ्रॉम इंडिया, ये इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर रहे हैं. एंड ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम. तो इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना. इंजीनियरिंग क्या है? जो भी चीज़ में कुछ इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग. ओके. तो आप उसके साथ जो भी छेड़खानी कर रहे हो, उससे कुछ भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो. अब बोल रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम कौन सा है, तो वो जेम्स ज्वेलरी में आ जाएगा. दैट इज़ अ ग्रुप. ओके. द लार्जेस्ट परसेंटेज शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड इज जेम्स एंड ज्वेलरी. एज पर द 2010 स्टेटिस्टिक्स, द परसेंटेज शेयर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया एक्सपोर्ट इज़ अराउंड. अब ये 2008 में जो परसेंटेज शेयर था वो 18% था. 2021 में 8.9% शेयर था. इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, which of the following commodities accounted for the largest agricultural exports by India during the 3-year period 97 से लेके 97-98 से 99-2000? तो which of the following commodities accounted for the largest agricultural exports? तो ये था आपका मरीन प्रोडक्ट्स. तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से ऑप्शन बी सही था. रिसेंट की अगर हम बात करें तो सीरियल्स जो हैं वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से in terms of value. According to Economic Survey 21-22, major agriculture and allied commodities exported by India as follows: cereals and cereal preparations, ये 2018 का डेटा है. तो ये 8,284 है, ये 6,811 है. तो ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से जो है, अभी अगर हम देखेंगे तो सीरियल्स जो है मैक्सिमम है. India's share in meat and meat preparation exports in the year 2017 was, तो इंडिया का शेयर क्या है मीट और मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट्स में? ये था 3%. ठीक है. So share of India in the export of meat and meat preparations was 3% in the year 2017 according to the Economic Survey 21-22. इंडिया का शेयर 2018 में 2.5 था. ठीक है. इंडिया अर्न्स, देखिए पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये कम्प्लीटली आपके करंट जिस साल में क्वेश्चन पूछा गया उस साल के डेटा के हिसाब से. तो आई एम रीडिंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज कि कोई भी एक भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि आई एम लीविंग. बट मैं फिर से बोलूँगी, ये डेटा को बाय हार्ट करने की कोशिश मत कीजिए. जब ओवरलैपिंग ऑफ डेटा होगा तो आपको इशू आने वाला है. ठीक है. तो आपको पढ़ना है लेटेस्ट डेटा, और लेटेस्ट डेटा मिलेगा हमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से. तो जब हम वो डील करेंगे वहाँ पे आपको उसको अच्छे से पढ़ना है. अभी सिर्फ ये देखते जाओ, नज़र डालते जाओ क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है, वो बस आपको ध्यान रखना. और इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है वो हम एक बार रीड करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि वो डेटाज आपको पूरी तरह याद रहे. ऑफिशियल डेटा है, हम उसके आगे इधर उधर जाना नहीं है. तो ऑफिशियल डेटा हम पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से आपको अपनी चीज़ें याद रखनी है. ठीक है. तो इन डेटाज को अपने दिमाग में मत भरिएगा, ओवरलैपिंग मत कीजिएगा. अगर सिमिलर आपके पिछले 3-4 साल के डेटा अगर उन्होंने डाल दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा.
इसका रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा, वो कम रह जाएगा, आंसर आप गलत मार्क करके आओगे, ठीक है। तो ये होता है, ये जनरल टेंडेंसी, इसलिए इस वाले डेटा को बहुत सोच देख रहे हैं, बस देखते हुए नज़र डाल के निकलते जाइए, इसको अपने ऊपर मत लाना। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ, तो टेक्सटाइल से मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इंडिया अर्न कर रहा था 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द अर्निंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम डायमंड एक्सपोर्ट इज़ क्वाइट हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। तो डायमंड एक्सपोर्ट से इंडिया की जो अर्निंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्री इंडिपेंडेंस स्टॉक पाइलिंग ऑफ डायमंड्स इन द कंट्री विच आर नाउ एक्सपोर्टेड। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले डायमंड्स इकट्ठा करके रख लिया, अब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स इन द कंट्री, तो इंडस्ट्रियल डायमंड्स, इसको हम लैब ग्रोन डायमंड्स भी बोलते हैं, वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है कंट्री में। तीसरा है एक्सपर्टीज़ अवेलेबल फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ इम्पोर्टेड डायमंड्स विच आर देन एक्सपोर्टेड। तो जो एक्सपर्टीज़ है वो मतलब अवेलेबल है कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए ऑफ द इम्पोर्टेड डायमंड्स विच आर देन एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो कि जिसकी वजह से इंडिया से जो डायमंड एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। एज इन द पास्ट, लास्ट ऑप्शन, इंडिया प्रोड्यूसेस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जेम डायमंड्स विच आर एक्सपोर्टेड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि 93 का ये क्वेश्चन है, और सही ऑप्शन ये है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, अवेलेबल है, जो इम्पोर्टेड डायमंड है, मतलब हमने मान लीजिए रॉ डायमंड ले लिया जिसके साथ अभी कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई है, तो उसको काटना, उसको पॉलिश करना, उसकी प्रॉपर कटिंग वगैरह, इस सब की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, और वो सब करने के बाद फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये मेन रीज़न है एक्सपोर्ट हाई होने का। So India's exports 75% of the world's polished diamonds as per the statistics from the Gems and Jewelry Export Promotion Council. India's gems and jewelry sector has been contributing in a big way to the country's foreign exchange. It happened due to the availability of experts who perform the cutting and polishing of the imported diamonds. India is deemed to be the hub of the global jewelry market because of its low cost and availability of high skilled labor. India is world's largest cutting and polishing center for diamonds, with the cutting and polishing industry being well supported by government policies. Indian government presently allows 100% FDI in the sector through the automatic route. India exported US dollar 186 billion worth of cut and polished diamonds in 1920. ठीक है, तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कमोडिटीज़ आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय द एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट। तो फ्रूट्स और पाम ऑयल्स भेज रही थी सेमी एरिड और एरिड कंट्रीज़ जो थी, ये 96 की बात है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हमारे पास आ रहा था। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ तिरुपुर वेल नोन एज अ ह्यूज एक्सपोर्टर टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो तिरुपुर किसके लिए जाना जाता था? तिरुपुर जाना जाता है निटन गारमेंट्स के लिए, निटेड गारमेंट्स। सो ये है, इसको इंडिया की टेक्सटाइल सिटी भी बोला जाता है, या फिर इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है तिरुपुर को, और ये तमिलनाडु में है। इट हैज़ गेन यूनिवर्सल रिकॉग्निशन एज लीडिंग सोर्स ऑफ हॉजरी, निटेड गारमेंट्स, कैजुअल वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर, और ये ह्यूज एक्सपोर्टर है निटेड गारमेंट्स का टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। एंड द सिटी अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ इंडियाज़ कॉटन नेटवेयर एक्सपोर्ट। तो ये यहाँ से 90% जो इंडिया का कॉटन नेटवेयर एक्सपोर्ट है वो यहाँ से होता है। द लार्जेस्ट इम्पोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इज़, 98 का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर कंट्री इंडियन टेक्सटाइल की कौन थी? उस समय यूएसए थी। अभी अगर हम कोई चेंजेस आए तो देख लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल्स टू यूएसए इन द ईयर 2019, इसके बाद यूएई, देन यूके, बांग्लादेश एंड जर्मनी। ओके, तो इंडिया जो है इसने लार्जेस्ट क्वांटिटी टेक्सटाइल्स की इंपोर्ट की थी यूएसए को इन द ईयर 2019, और उस समय भी जब क्वेश्चन पूछा गया तब भी यूएसए ही लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स इन डॉलर टर्म्स?
तो कौन से स्टेट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन डॉलर टर्म्स इन 2007, 8, 8, 9? तो ये है महाराष्ट्र। अब एज पर द नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जो मार्च 22 में रिलीज़ हुई थी, टॉप 3 एक्सपोर्टर स्टेट्स जो थे वो गुजरात बन गया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट गुजरात ने ओवरटेक किया था इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में। तो मे बी अभी के डेटास को हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज बहुत क्लोज नेट था यहाँ पर 20.83 एंड 20.6। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 द वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड रजिस्टरिंग द नेगेटिव ग्रोथ of 2.17%. During the year 2001-2, the value of India's total exports declined, registering negative growth. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 2001-2 के टाइम पर जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का जो वैल्यू था वो डिक्लाइन हुआ था, तो नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर हुई थी 2.17% की। रीज़न ये दिया है इन्होंने क्योंकि उस समय जो नेगेटिव ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स में, इट वॉज विटनेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉफ़ी, टेक्सटाइल एंड मरीन प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। आंसर है इसका ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ओके, एज पर द क्वेश्चन पीरियड डी करेक्ट आंसर था, बट 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से टोटल एक्सपोर्ट जो था वो डिक्रीज हुआ था 6.9%। ओके, इन द ईयर 2021 एज कम्पेयर टू द ईयर 1920 इंडिया आयरन एंड स्टील, कॉफ़ी, टेक्सटाइल एंड मनी प्रोडक्ट्स, इसमें भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी उस समय। नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ जा रही है? तो आयरन ओर कहाँ जा रहा है? आयरन ओर जा रहा है जापान। अभी देखिए 97 का क्वेश्चन है, एक आइडिया ले लेते हैं। आयरन ओर जा रहा है जापान में, उसके बाद लेदर गुड्स जा रहे हैं रशिया, उसके बाद है टी जा रहा है यूके। ओके, और उसके बाद है कॉटन फैब्रिक्स जा रहा है यूएसए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड आयरन ओर का सबसे बड़ा जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन जो थी वो थी जापान, लेदर गुड्स रशिया, टी कनाडा, कॉटन फैब्रिक्स यूएसए। एंड जापान इज़ मेजर इम्पोर्टर ऑफ आयरन ओर। इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू जापान फ्रॉम बैलाडीला माइंस से भेजता है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो इंडिया की टी बहुत इम्पोर्ट करता है। लेदर गुड्स रशिया और यूएसए जो है वो कॉटन फैब्रिक्स जो है उसको इम्पोर्ट करता है। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील वॉज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन 2003-4-2। तो स्टील जो है वो कहाँ भेजी गई थी? चाइना भेजी गई थी उस समय। रिसेंट कोई डेटा है क्या इसमें? India's finished steel exports were 10.78 million tons in 2021-22 against 8.3% million tons in 2019-2020 2019-20। ठीक है, ये भी पुराने डेटा देखते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम लेदर टू, मैक्सिमम लेदर इंडिया किसको भेज रहा है? अब ये 94-2002 में क्वेश्चन है। ऊपर हमने देखा था कि लेदर गुड्स जो थे वो रशिया भेजे जा रहे हैं, एंड इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम लेदर टू, यहाँ पे आंसर दे रहे हैं ये ए यूएसए। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट इंपोर्टर था इंडियन लेदर और लेदर गुड्स का। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 21-22 टोटल लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ये $3.3 बिलियन वैल्यू के थे। एंड ड्यूरिंग 2019 टू मार्च 20 मेजर मार्केट फॉर इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स ये यूएसए था, फिर जर्मनी था, और उसके बाद इटली, सॉरी यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली एंड फ्रांस। ठीक है, सो ये था। फिर देखते हैं एट वॉट रेट डिड एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया इंक्रीज इन 94-95। तो ये 18% से बढ़ा था। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वॉज हाइएस्ट? ग्रोथ रेट इंडियन एक्सपोर्ट की सबसे ज़्यादा थी 2004-5 में। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस
रिप्लेसिंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर 2015 में बन गया था राइस का, और इसने किसको पीछे छोड़ा था? इसने छोड़ा था थाईलैंड को। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अप्रैल 2021, इंडिया लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री बना 2020 में। सब्सिक्वेंटली इसको फॉलो किया वियतनाम ने, फिर थाईलैंड, फिर पाकिस्तान एंड देन यूएसए। ठीक है, तो उस समय जो था वो इंडिया, देन वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान एंड यूएसए। लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो ये है कीनिया। एज पर द क्वेश्चन पीरियड 98 के हिसाब से केन्या लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री थी। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टॉप 4 टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द ईयर 1920। 2019-20 में भी, 1998 में भी केन्या टॉप पर थी, 2019-20 में भी केन्या, देन चाइना, श्रीलंका, इंडिया फोर्थ था। द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड पर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कल्चर्ड पर्ल। तो जापान जो है वो वर्ल्ड का मेजर मरीन पर्ल प्रोड्यूसर है। हिस्ट्री ऑफ और उसने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की हैं इन पर्ल ऑयस्टर कल्चर एंड पर्ल प्रोडक्शन। हिस्ट्री ऑफ जापान्स पर्ल कल्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड विद कोकिची मिकीमोटो, who dreamed of producing gem quality pearls using the Akoya oyster. Okay, so हिस्ट्री जो है जापान पर्ल कल्चरिंग इंडस्ट्री की, ये शुरू हुई थी कोकिची मिकीमोटो के साथ, जिन्होंने सपना देखा था ऑफ प्रोड्यूसिंग जेम क्वालिटी पर्ल्स विद अकोया ओस्टर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कोकिची मिकीमोटो। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन इन द वर्ल्ड इज़। लॉन्ग स्टेपल कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर भी? ठीक है, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, सॉरी, प्रोड्यूस भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, सो इट इज़ यूएसए। क्वेश्चन पे पीरियड के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था लॉन्ग स्टेपल कॉटन का, एज पर द डेटा ऑफ 1890, 1920। 4 स्टेपल कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएसए है, इंडिया है, इजिप्ट एंड चाइना। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू OECD फाओ एग्रीकल्चरल आउटलुक 1920 की रिपोर्ट के हिसाब से यूएसए इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर। लॉन्ग और मीडियम दोनों ये बेचता है, और 31% ग्लोबल एक्सपोर्ट का इसके पास, इट अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉटन लॉन्ग एंड मल्टीपल मीडियम स्टेपल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। सो देखिए, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उस समय पूछ रहे थे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लॉन्ग एंड स्टेपल कॉटन, तो ये था यूएसए। और 2019-20 में भी यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट लॉन्ग और मीडियम स्टेपल कॉटन जो वैरायटी आती है उसका एक्सपोर्टर बना। 31% ग्लोबल एक्सपोर्ट किया इसने। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री था वर्ल्ड में। इसके बाद अच्छा, जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, ओके, आई वाज कंफ्यूज बिकॉज हम बोल रहे थे एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू OECD फाओ कल्चरल आउटलुक जो 2019-20 का बता रहे हैं, वो लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बना, प्रोड्यूसर की बात नहीं करते। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, और ये तभी का डेटा है, और अभी लेटेस्ट तो हम देखेंगे, ये चेक करेंगे। एंड इसको फॉलो कर रहा था चाइना, देन यूएसए, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। ठीक है, सो इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये प्रोड्यूसर्स में है। एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं तो यूएसए जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री बन रहा है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वर द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया इन द ईयर 2007-8? तो इनमें से कौन सी सर्विस जो है वो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर साबित हुई थी 2007-8 और 8-9 में? तो ये था IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज. It is the largest foreign exchange earner of India. Total export of software services, including services delivered by foreign affiliates of Indian companies, 2.1% growth इन्होंने रिकॉर्ड की थी during 2020 and 21. While exports of software services, excluding the exports through commercial presence, are estimated at $133.7 billion during the 2020-21. तो इसमें 4% ग्रोथ दिखी थी ओवर द प्रीवियस ईयर. इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इसमें 9.1% की ग्रोथ दिखी थी. ठीक है, तो धीरे धीरे इंडिया भी इसमें काफ़ी ग्रो कर रहा है. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. इंडियाज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंक्रीज एट एन एवरेज रेट ऑफ 50% सिंस 95-96. 2001 का क्वेश्चन है, तो 5 साल का ऑलमोस्ट इन्होंने डेटा के बारे में बात की है असर्शन रीजनिंग में. तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है एवरेज ग्रोथ रेट 50% के हिसाब से. ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए. इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. आप 2024 में अभी हैं, 24-25 में जब भी एग्ज़ाम होता है, अभी फाइनल डेट हमारे पास नहीं है, बट जो भी है तो प्रिसीडिंग जो 5 साल हैं, 10 साल हैं, डेकेड का, या फिर तो इस तरह का भी कॉन्सिक्यूटिव डेटाज बहुत बार पूछा गया है. तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा. देख लीजिए, एक नज़र मतलब हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जब हम टेबल फॉर्म में किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हाँ, स्टडी ग्रोथ हुआ है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, स्टडी डिक्रीज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें हमको देखना है. ठीक. दूसरा रीज़न ये है कि इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं और दे मेंटेन इंटरनेशनल क्वालिटी. सो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेंटेन द इंटरनेशनल क्वालिटी. ये इसका रीज़न दिया हुआ है. तो दोनों ही सही हैं. कॉस्ट इफेक्टिव तो हैं इंडियन कंपनीज, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. सो उस क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ये ग्रो कर रहा था कंसिस्टेंटली हाई रेट ओवर 50% एनुअली. 9th प्लान में जो 9th फाइनेंशियल जो प्लान था, 5-year प्लान, 97 से 2002 तक था ये. द ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 52%, जबकि जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो ग्रो किया था 57% पे. कंसिस्टेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी लार्जली एट्रीब्यूटेड टू कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज टू द डेवलप्ड वर्ल्ड इन आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया. इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज कॉस्ट इफेक्टिव हैं एंड इंटरनेशनल क्वालिटी भी मेंटेन करती हैं. इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की, साथ ही साथ कॉस्ट और क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं ये by using the state of art technologies. As per the International Data Corporation estimates, इंडिया का जो सॉफ्टवेयर मार्केट है it was pegged at $7 billion in 2020, registering a growth of 13.4%. Compared with that in 2019, IDC estimates India's overall software market to grow at a CAGR of 11.6% from 2020-2025. Alright. नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लास्ट 5 years. अभी फिर से 5 साल के डेटा के मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया ले रहे हैं. 2003 का ये क्वेश्चन है. तो ये पूछ रहे हैं कि इन द लास्ट 5 year इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 60%. The software and service industry in India, it registered an overall growth of about 28% in rupee terms during the year 2001-2. तो इसमें से दोनों ही सही आंसर बता रहे हैं. एज पर द पीरियड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय RBI इन सितंबर 2021. अब ये अभी की बात करेंगे 2021 की, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का, इसमें इट इज़ एक्सक्लूडिंग द एक्सपोर्ट्स थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस, उसको हटा के वो था $133.7 बिलियन 2021 में, और 4% ग्रोथ रजिस्टर हुई थी. एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज एंड ITES BPO सर्विसेज, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 65.3% एंड 34.7% रेस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स. USA was the major destination for software exports with 54.8% share. Europe 30.1% share, nearly half of which was UK. ठीक है, तो मेजर डेस्टिनेशन जो था सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए वो USA था, तो उसमें हम 54.8% शेयर, हम मतलब उतना एक्सपोर्ट USA को जा रहा था. यूरोप को 30% के आसपास था
एंड नियरली हाफ इसका यूके को मान लीजिए। तो ओवरऑल यूरोप को 30, जिसमें से आधा मतलब 15% के आसपास यूके को जा रहा था। तो ये जो मेजर चंक ऑफ शेयर जो था सॉफ्टवेयर सर्विसेज का इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द इसको क्या पढ़ेंगे 19th, ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू, सो visit by foreign national to witness the commonwealth games in India, it amounted to export. Okay, तो ये बोल रहे हैं in the context of economy the visit of foreign nationals to watch this commonwealth games in India amounted to export. The income generated from those visits falls under tourism, जो कि एक invisible export है। ओके, तो जो इनकम जनरेट हुई थी उन लोगों के आने से, भाई कोई भी हमारे अगर मान लीजिए देश में कुछ इवेंट होता है तो उसमें क्या होंगे, फॉरेन नेशनल्स आएंगे। अब वो फॉरेन नेशनल्स जब आते हैं तो कुछ अर्निंग होती है उनके आने की वजह से, ठीक है। एक तो वो आ रहे हैं, उसका जो मेजर चंक रहता है आपका वो अर्निंग होगी, साथ में दे आर स्टेइंग देयर, तो यहाँ पे भी कुछ टूरिज़्म या जो आपकी बेसिक सर्विसेज है उसमें भी इजाफा होगा। तो वो सब जो होता है वो जनरेट होता है उनकी विजिट से, बट ये टूरिज़्म के अंदर आता है, तो ये एक इनविजिबल एक्सपोर्ट में मतलब इट विल लाई इनटू द कैटेगरी ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स द सब एक्सपोर्ट ऑफ, तो इनविजिबल एक्सपोर्ट में क्या आ जाएगा, आपकी सर्विसेज आ जाएंगी। इन इकोनॉमी द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज नोन एज इनविजिबल एक्सपोर्ट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द गुड्स और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। इसमें मोस्टली आपके सर्विस सेक्टर्स होंगे, जैसे टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, एंथ्रोपोर्ट ट्रेड मीन्स, एंथ्रोपोर्ट का मतलब होता है गुड्स इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट। ओके, I think it's called anthroport or anthroport. I'm not very sure about the pronunciation, but I think it's anthroport. So anthroport trade का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है goods imported for export, ऐसा good import करना जिसको बाद में कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। So it is also called as transshipment port, and historically it referred to as a port city. इज़ अ ट्रेडिंग पोस्ट, पोर्ट सिटी और वेयर हाउस जहाँ पे मर्चेंडाइज जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है, मे बी इम्पोर्टेड, स्टोर्ड और ट्रेडेड बिफोर री एक्सपोर्ट। तो जहाँ उसको इम्पोर्ट किया जाए, स्टोर किया जाए और ट्रेड भी कर सकते हैं री इम्पोर्ट के पहले, विद नो एडिशनल प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस एंड विद नो कस्टम ड्यूटीज़। ओके, आई वाज रॉन्ग, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ऑन्ट्रपोर्ट मतलब कि वहीं पर जहाँ पे ये आ रहे हैं, जिस जगह पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे, तो उसी जगह पे मतलब पोर्ट सिटीज़ में ही इनको क्या करना होता है, वहाँ पे ही इम्पोर्ट किया, स्टोर किया या ट्रेड भी कर सकते हैं बिफोर री एक्सपोर्ट, लेकिन इसमें कोई एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई भी कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ टैरिफ। अ टैरिफ मीन्स अ टैरिफ डज व्हाट, इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो टैरिफ जो जब लगाया जाता है तो क्या उससे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है, घटता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, या दोनों ही, मतलब इंक्रीज भी होता है या कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें हो जाएगा बी आंसर, रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। टैरिफ्स जो होते हैं ये टैक्सेस होते हैं जो कि इम्पोर्ट पर चार्ज किए जाते हैं। जब भी आप बाहर से कोई गुड्स मंगा रहे हैं, लेट से आपने चावल इम्पोर्ट किया तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। टैरिफ्स आर टैक्सेस चार्ज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। हिस्टोरिकली टैरिफ्स जो हैं दे वर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो हिस्टोरिकली तो टैरिफ जो होते थे वो रेवेन्यू के सोर्स की तरह काम करते थे। नाउ दे आर इम्पोज्ड मेनली टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। और अभी क्यों लगाए जाते हैं, जिससे कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, भाई फिर से चावल का एग्जांपल लेते हैं, चावल जो डोमेस्टिकली यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उनको फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए टैरिफ्स लगाया जाता है। टैरिफ इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो जो टैरिफ होते हैं वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड है उसका प्राइजेस को बढ़ा देगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इट इज़ अ रिडक्शन इन द इम्पोर्ट्स, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड हायर कंज्यूमर प्राइजेस। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक इम्प्लाइज। ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मतलब है, रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू द एक्सपोर्टर्स। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी उसको रिफंड कर दिया जाए एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको।
उनके ऊपर जो भी ड्यूटी लगाई गई थी उसको उनको रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक implies the refund of custom and excise duties paid on the inputs or raw materials and services, tax paid on the input services used in the manufactured of export goods. Let's say आपने कोई रॉ मटेरियल मंगाया, आपने बाहर से कॉटन मंगाया, अब इस कॉटन पर जब वो इधर आया है तो यहाँ पे उस पर कस्टम ड्यूटीज़, ट्रेड्स, कुछ टैक्सेस भी लगाए गए होंगे उस रॉ मटेरियल पे, जो भी लेट्स से एक्स ने ये मंगाया, एक्स कंपनी ने ये मंगाया, तो इस पर बहुत सारे टैरिफ्स, कुछ टैक्सेस लगाए गए होंगे जब इसके आने के बाद। अब यहाँ से इसने ये कॉटन मंगा लिया एंड नाउ इसका मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग होके ये वापस एक्सपोर्ट करेगा इसको, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या किया, जो ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या करेंगे, उसको फ़ायदा देने के लिए जो भी एक्स कंपनी इसको इम्पोर्ट कर रही है कि ये जो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगी थी ये उसको रिएम्बर्स कर दी जाएगी या ये उसको रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ से क्या कर रहा है, इसी रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के उसमें वैल्यूडेशन करके या कुछ भी करके उसको वापस बाहर भेज रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ पे तो रॉ आया, रॉ का मैन्युफैक्चरिंग करके उसने वापस भेजा, ठीक है। सो इसलिए ये होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, जो उस पर जो भी कोई ड्यूटी लगाई गई है उसको रिफंड कर दिया जाए। वॉट इज़ और आर द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट के स्लो प्रोग्रेस के रीज़न क्या है? हाई प्राइजेस, फॉरेन कंपटीशन, लो लेवल ऑफ गुड्स। तो तीनों ही इसके कहीं ना कहीं रीज़न है। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है टू रेज इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू 2% हाई प्राइस, foreign competition and low level of goods. All of these are the causes of slow progress of India's export. Some cultural factors like technological adaptability and absence of technology, intensive foreign investment, high cost of labor and capital etc. ये भी इंडिया के एक्सपोर्ट को कर्टेल करते हैं। The new EXIM policy announced in 1992 is for period of how many years? तो वो जो लगी थी 5 साल के लिए था। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फिर से अनाउंस हुई थी 1 अप्रैल 2015 को, 5 साल के लिए। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था इस पॉलिसी को 31 मार्च 2022 तक बिकॉज ऑफ द कोविड-19, और इसको फिर एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर 2022 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द EXIM पॉलिसी 227? इट एम्स टू अचीव अ 10% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बाय 2007। तो पहला तो ये बोल रहे हैं 10% शेयर इसका होना चाहिए ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, एक तो ये इसका एम है। दूसरा है ऑल दोज आइटम्स इन विच इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट आर नाउ और नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट। तो वो सारे आइटम्स जिसमें कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, मतलब जो इंडिया के पास भरपूर मात्रा में है, दोज आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट। देखिए नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट तो बहुत ही एक्सट्रीमिटी पे आ गया है, ठीक। ऐसा प्रोडक्ट कि भाई आपके पास बहुतायत में है लेकिन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप नहीं मंगा सकते बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग यू। तो ये एकदम एक्सट्रीमिटी वाला स्टेटमेंट आ गया, तो इसमें आपको सोचना है, इसमें आपको रुकना है, सोचना है। तीसरी चीज़ है करना नहीं चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट फैक्ट। हो सकता है लेकिन किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख, आपको कुछ एक अपना स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, छोटा सा लघु उद्योग शुरू करना है, और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है लेट से 7 लाख की। आपका पूरा एस्टिमेट आपका बन गया और आपके पास जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो 10 लाख है। अब आप क्या सोचोगे कि आपके पास है तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि ऑल दोज आइटम्स इन विच इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट, अभी आपके पास 3 बच ही जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, कोशिश ये रहती है कि नहीं अगर इतना है तो हम लोन ले लेते हैं। वाई? बिकॉज हमारे पास लिक्विडिटी रहेगी। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कौन सा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं कौन सा नहीं मंगा रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अब बैंक बोल देगा नहीं भाई तुम्हारे पास तो अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, आप अपनी बैंक से पैसा लेने गए, तो बोलेगा मुझे भाई 7 लाख का या फिर लेट से 10 लाख का ही लोन चाहिए, तो ये लोन चाहिए मुझे, आप बताइए। तो बैंक बोलेगा भैया 10 लाख तो है, हम नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट अलाउइंग यू टू गिव द अमाउंट। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये किसके लिए हो रहा है वो नहीं, बट मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि ये नॉट अलाउड जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक। सो पता भी नहीं है तो भी थोड़ा रुक के इस पर पॉज करो। जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उनको एग्जाम में अंडरलाइन कर लिया करो या इसको एक सर्कल गोला बना दिया करो उसके ऊपर कि भाई सोचना है इस पर, थोड़ा रुक के, एकदम से ठहर के थोड़ा सोचना चाहिए, उसके बाद अब करो। 2 सेकंड का टाइम लो, सोचो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रिलेटेड गुड्स आर अलाउड टू सेल फ्रीली इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो है EXIM पॉलिसी 2002-2007 का, इट वॉज टू फैसिलिटेट द सस्टेन्ड
growth in exports to attain a share of at least 1% of global merchandise trade by 2007. ठीक. As per this policy, Electronic Hardware Technology Park unit were allowed to sell goods in the tariff areas DTA up to 50% of FOB value of all exports, subject to fulfillment of positive net foreign exchange earnings as prescribed by the policy and payment of applicable duties. ठीक है. The new foreign trade policy 2015-20, अब ये हम बात करेंगे अभी वाले की अगर, तो it aimed to increase India's total export merchandise from $466 billion in 13-14 to $900 billion by 2019-20, to raise India's share in the world exports from 2% to 3.5%. तो ये उस समय बात हो रही थी 10% शेयर की, तो ये तो इसका पार्ट नहीं था, तो 1 आंसर हो गया. ऑल दोज आइटम्स इन विच इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट और नॉट अलाउड, अब ये इसका पार्ट इन्होंने रखा था एग्जिम पॉलिसी का. ठीक है, तो जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने इसलिए दिया कि इसके एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब आते हैं वो सही है गलत है वो आप बाद में डिसाइड कीजिए, लेकिन पहले इनको अंडरलाइन कीजिए. ठीक, बिकॉज ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट कभी कभी ले भी डूबते हैं, तो आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रुकिए, पॉज कीजिए, अंडरलाइन कीजिए. थर्ड था इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रिलेटेड गुड्स आर अलाउड टू सेल फ्रीली इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो वो जो था एज पर दिस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट वर अलाउड टू सेल गुड्स इन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में अलाउड थे. ठीक है, फ्रीली नहीं थे, तो इसलिए ये भी गलत हो जा रहा था. तो 1 और 3 इसमें गलत हैं. और अभी की अगर हम बात करें तो 19-20 में इन्होंने बोला है कि ये इसको रेज करना चाहते हैं 2% से 3.5% तक. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ड्यूरेशन था 2004 से 9 तक. और गवर्नमेंट नोटिफाइड द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20 अगेन बाय 6 months टू March 31, 2020, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया अप टू September 30, 2022. Consider the following statement about recent foreign trade policy. Policy relates to the period of 5 to 10. Major objective क्या है? Double the India's share of global merchandise trade by the end of the year policy. Emphasizes on economic development and not on employment generation. तो करेक्ट इसमें से ये है कि डबल करना था इनको शेयर ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में. बाकी पॉलिसी जो है ये 2005 से 9 तक नहीं है, 2004 से 9 तक है. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही इसका फोकस है, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे. तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी, दोनों ही हैं. साथ ही साथ इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो वैल्यू एडिशन भी होगा कंट्री में, तो मेक इन इंडिया विजन जो है वो फुलफिल होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ टू इंक्रीज इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड बाय 2009 टू कितना बढ़ाना था, 1.50%. ऑलराइट, और अभी की बात करें 15 से 20 वाला जो था उसमें था 2% से 3.5 तक बढ़ाना था. इंडियाज़ ट्रेड पॉलिसी 2009 to 14 सीक्स टू double the country's share of global trade by 2020, achieve a growth of 25% per annum in exports, double the Indian exports of goods and services by 2014. तो इसमें क्या होगा, इंडिया का जो शेयर है उसको डबल करना था, और इंडियन एक्सपोर्ट जो था गुड्स एंड सर्विसेज का उसको भी डबल करना था बाय 2014. ठीक है, 25% का मैक्सिमम ग्रोथ नहीं बता रहे, ये कितना बोल रहे हैं, 15% का एनुअल ग्रोथ जो एक्सपोर्ट टारगेट था. द रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हुज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन सेवरल ईयर्स इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, उनको क्या बोला जाता है? ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी सालों से हाई क्वालिटी की रही है, दे आर नोन एज स्टार ट्रेडिंग हाउसेस. ठीक है, सो बहुत सारे ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, एक्सपोर्ट हाउस, देन ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस एंड सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस. तो ये क्लियर होता है कि जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स हैं जिनका स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काफ़ी ऊपर है, वो स्टार ट्रेडिंग हाउस बोले जाते हैं. असर्शन रीजनिंग. द न्यू एग्जिम पॉलिसी, न्यू मतलब 2003 के आसपास की बात है ये.
न्यू एग्जिम पॉलिसी इज लिबरल, मार्केट ओरिएंटेड एंड फेवर्स द ग्लोबल ट्रेड. GATT has played a significant role in the liberalization of economy. So देखिए, एग्जिम पॉलिसी 2002 से 7 तक ये इसका टर्म था. ये लिबरल थी, मार्केट ओरिएंटेड थी, फेवरेबल थी. और देन द प्रीवियस ट्रेड पॉलिसीज, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट एंड सब्सिक्वेंटली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दे केम इनटू एग्जिस्टेंस और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. तो दोनों ही रीज़न और असर्शन करेक्ट हैं, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट. Which of the following has not been named as towns of excellence for exports up to March 2014? तो इनमें से कौन से जो हैं जिनको it has not been named as towns of excellence? Okay, देखिए, देखना पड़ेगा इसको, देखते हैं. In the foreign trade policy of 2009 to 14, the 21 towns were included in the list of towns of export excellence. All of the given cities were included in that list. तो ये जितनी भी दी हुई हैं सारी उसमें ही थी. और at present foreign trade policy 2015-20, the list of towns of export excellence has increased to 39 towns. तो जो लिस्ट है वो इंक्रीज होकर 39 टाउन्स हो गई है. द 39th और जो लेटेस्ट टाउन था और टाउन ऑफ एक्सीलेंस था वो है नोएडा ऑफ उत्तर प्रदेश. और देखिए, इसमें अभी हो सकता है कि और भी ऐड हुए हों. 2021 का ये डेटा बता रहे हैं कि 2021 में नोएडा जो है उसको नोटिफाई किया गया था एज द 39th टाउन. तो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस फॉर अप्रैल प्रोडक्ट्स के लिए इसको लिया गया था. तो क्वेश्चन ये है कि टाउन्स ऑफ एक्सलेंस जो हैं वो कितने हो गए हैं. तो टाउन्स ऑफ एक्सलेंस जो है अब 39 हो गए हैं और जो 39th टाउन है वो है नोएडा ऑफ यूपी. ठीक है, तो ये हमने कर लिए हैं अराउंड 60 क्वेश्चंस इसमें आज. और बस एक वीडियो और आएगा इसका, और इसके साथ ही ये जो फॉरेन ट्रेड है ये ख़त्म हो जाएगा हमारा. अब देखिए, फॉरेन ट्रेड है, ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है कि जितना भी डेटा होगा जो ट्रेड का वो आपका उस पीरियड का होगा. तो अभी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर कोई एक प्रॉपर ऐसा स्टैटिक या कोई बहुत बड़ा मूव ना हुआ हो पिछले कुछ सालों में, तो बाकी जो भी इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीसेंट या रिलेटेड डेटा से ही आएंगे. तो वो हमें देखना है, चेक करना है अपने इकोनॉमिक सर्वे में. ठीक है, तो फिर मैं दोबारा से फिर आपसे बोलना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है इसमें डेटाज़ को बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ही आपको बार बार अपना ध्यान देना है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऑलराइट, क्योंकि बार बार आप डेटा मगअप करेंगे तो कितना डेटा आप अपने, अभी जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे आप समझिए आप कितना डेटा अपने दिमाग में रख सकते हैं. यू कैन नॉट कीप ऑल द डेटा एट अ टाइम. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेटास को मगअप मत करिएगा. कोई भी रिसेंट इसमें 2022 से आगे का कोई डेटा नहीं है, तो वो आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. बस एक आइडिया लग जाता है कि भाई इंजीनियरिंग गुड्स लेट से हमने देखा था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है क्योंकि वो एक बड़ा ग्रुप ऑफ कम्युनिटी प्रोडक्ट्स है, इस तरह की चीज़ें. अब अगर एक प्रोडक्ट पे आ रहे हैं तो हमने देखा था कि जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ऊपर रख रहे हैं. तो ये आपको मगअप मतलब आपको एक दिमाग में सेट ऑफ एक बंचेस रखने हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, बट डेटाज को मगअप मत कीजिएगा. डेटाज के लिए हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो समरी है एक बार हम उसको देख लेंगे. ठीक है, तो अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसके हैं उसके लिए एक वीडियो आपके लिए और आएगा, और बाकी आप लोग कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए. और देखिए, कल जो वीडियो आपको पोस्ट हुआ था वो मिडनाइट पोस्ट हो गया था गलती से, तो उसका स्केड्यूलिंग थोड़ा गलत हो गया था. सो मिडनाइट पोस्ट हो गया, मुझे उसको आफ्टरनून में पोस्ट करना था. तो सो सॉरी रात में अगर किसी को उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ हो. तो बाकी आप इसको रिवाइज़ कीजिए. बाकी आपका जितना स्टैटिक पोर्शन है कंटिन्यूसली आप रिवाइज़ कीजिए. टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखिए. इकोनॉमिक सर्वे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, बहुत अच्छी बात है. तो फिर आपको यहाँ से डेटा समझ आ रहे होंगे, बट नहीं पढ़ा हो तो हम उसका एक रिवीजन ज़रूर लेंगे. ठीक है, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग. डू चेक आउट द अदर लिस्ट, अदर प्ले लिस्ट. डू चेक आउट द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. जैसे ये ख़त्म होगा हम एक और सब्जेक्ट पैरेलली चलाएंगे. तो आप करते जाइए रिवाइज, निरंतर करते जाइए. सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी. आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि मैं जो भी पॉसिबल घटना चक्र होंगी मैं उसका पूरा प्लेलिस्ट बना के आपके लिए रख दूँगी. तो जब आपको
अवेल करना है आप उसको अवेल कीजिए। लास्ट माइल तक जाना चाहिए, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप आते हैं वीडियो देखते हैं तो कृपया लाइक करके जाएँ, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी जो छोटी चीज़ें होती हैं ये मेरे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है, अदरवाइज़ मुझे इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। या ये सिर्फ मेरा एक बोलते हैं ना जीवन का, कि कुछ समय से जब मैंने देखा कि लोगों के पास नहीं पहुंच रहा और भी माध्यम बन गया है कि यहाँ से हम पहुंचा सकते हैं शायद लोगों तक, बिकॉज़ फ़ोन तो एटलीस्ट सबके पास है, जो पढ़ना चाह रहा है शायद वहाँ तक पहुँच जाए। तो बस वही एम है, ठीक है। तो आपका जो ये लाइक या सब्सक्राइब है या जो आप लोगों को शेयर करें, वो मेरे एक मोटिवेशन का एक कारण बनता है कि सारे काम के बाद जो मैं टाइम निकाल के यहाँ बैठ के ये कर रही हूँ, तो उसके लिए एक मोटिवेशन मुझे चाहिए होता है, और सबको चाहिए होता है शायद, किसी ना किसी भी काम को करने के लिए हमें पीछे एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो बस वही है, और उसमें आप सहयोग दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। और जितना मैं आपके लिए इसे आगे बढ़ के हम चीज़ें अब जब हमने शुरू किया है तो हम सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, जो अभी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपकमिंग थे स्टेट के, तो उसके हिसाब से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें भी लेकर आएंगे। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद,